अच्छे से पढ़ाई हो रही है? चलो, सो प्रोटिस्टा टुडे, ठीक है। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। मोनेरा हमारा कंप्लीट हो गया था। बैक्टीरिया के बारे में जितना जानना था, अभी जितना पढ़ना था, वो हम लोग पढ़ चुके। प्रोकैरियोटिक सेल एक बार दोबारा से पढ़ेंगे जब हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ओके। At that point, at that time, we'll be studying about prokaryotic cells once again. पर अभी के लिए we'll start with kingdom monera, kingdom protista. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा इज द सेकेंड किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है हम लोगों को, तो 5 किंगडम्स पढ़ने वाले हैं हम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा इज डन, वी आर स्टार्टिंग विथ किंगडम प्रोटिस्टा टुडे, ठीक है। हेडिंग लगाओ, एक फ्रेश पेज निकालो, हेडिंग लगाओ अच्छे से, किंगडम प्रोटिस्टा। दिस इज नॉट एज ह्यूज एज किंगडम मोनेरा, ठीक है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, बड़ा है पर मोनेरा जैसा नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। माइकोप्लाज्मा रह गया है ना? I'll take mycoplasma after protista, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हम प्रोटिस्टा के बाद ले लेंगे। माइकोप्लाज्मा प्लीज एक बार रिमाइंड कर देना कि माइकोप्लाज्मा रह गया है। I'll send the notes of mycoplasma. By the way, I'll send the notes of mycoplasma today, ठीक है। And let's start with kingdom protista then. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारी किंगडम प्रोटिस्टा में, वो सारे यूनिसेल्यूलर हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, ए सेल्यूलर हैं, क्या है? यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो सारे यूनिसेल्यूलर हैं। ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? किंगडम मोनेरा के अलावा कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो ये भी हमारे पास यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये यूकैरियोट्स होते हैं, ओके। अच्छा, अब ये एक्वेटिक होते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं? तो इसमें लिखो मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक। ज्यादातर जो है ये एक्वेटिक ही रहते हैं, एक्वेटिक ही होते हैं ये मोस्टली, ठीक है। अब इनके बारे में एक और चीज लिखो, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन, दिस किंगडम मतलब किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन, दिस किंगडम forms a link between plants, animal and fungi. क्यों? क्योंकि ये जो किंगडम होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे हमें जिनमें प्लांट्स का फीचर है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे जिनमें एनिमल्स का फीचर है, किसी में फंजाई का फीचर है, किसी में प्लांट और एनिमल दोनों का फीचर है, किसी में एनिमल और फंजाई दोनों का फीचर है। तो दिस किंगडम बेसिकली इज फॉर्मिंग अ लिंक, ये दो डिफरेंट किंगडम्स को जोड़ता है, जैसे प्लांट और एनिमल किंगडम को जोड़ता है, एनिमल और फंजाई को जोड़ता है, प्लांट्स और फंजाई को जोड़ता है। सो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक, ओके, ठीक है। यस मैम। यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल आर, organisms to be studied in detail are dinoflagellates, chrysophytes, उसके अलावा है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स के बाद आता है यूग्लिना,
and one more was there, that is protozoans. ठीक है, यहां तक लिखो। चलो गिव मी अ मिनट, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी रेफरेंसेस यूज करेंगे हम लोग, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी की बुक है सबके पास? बुक लेकर बैठे हो ना? ओके यस सर। तो हम एनसीईआरटी के पेजेस को अपलोड करते जाएंगे साथ के साथ, एंड वी विल बी मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, और एनसीईआरटी भी साथ के साथ रीड करते जाएंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना आए कोई। अच्छा, किंगडम मोनेरा पढ़ लिए थे सब लोग? वहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी का? नो मैम। ओके, चलो ओपन योर एनसीईआरटीज। कौन सा पेज नंबर है ये? 20। ओके, हाँ 20 है। सो टर्न टू पेज नंबर 20। किंगडम प्रोटिस्टा सारे सिंगल सेल्ड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, दे आर ऑल सिंगल सेल्ड एंड दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, दे विल बी मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहाँ पे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, दे विल हैव अ मेम्ब्रेन अराउंड देम। ये होता है यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के आजू बाजू भी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। सच अ सेल इज नोन एज द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है? अ सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इन इट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जहां पे प्रेजेंट होगा उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ओके, चलो such cells are called protists, such eukaryotes are called protists, but the boundary of this kingdom are not well defined. इस kingdom का जो boundary है, it is not well defined। मतलब कि कुछ एनिमल्स जो हैं इसमें प्लांट्स का भी बिहेवियर शो करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है यहाँ पर फंजाई का बिहेवियर शो करते हैं, कुछ जो है वो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इस किंगडम का जो बाउंड्री है, मतलब इसमें एग्जैक्टली कैसे ऑर्गेनिजम्स आने चाहिए, वो वेल डिफाइंड नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इनको ना प्लांट्स में रखा जाता है ना एनिमल्स में रखा जाता है, क्योंकि ये एक से ज्यादा किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ये, इसलिए इनको एक अलग ही किंगडम में रख दिया गया, विच इज किंगडम प्रोटिस्टा। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। मतलब एक प्रोटिस्टा को उठाकर अगर देखोगे तो मान लो हमको नजर आ रहा है कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मान लो इस सेम ऑर्गेनिज्म को सारिका रीड करती है,
तो उसको नजर आएगा कि नहीं मैम ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये तो सैप्रोफिटिक भी है। मान लो उसी सेम ऑर्गेनिज्म को आलोक रीड करता है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि नहीं मैम ये तो हेट्रोट्रॉपिक भी है। तो ये एक से ज्यादा तरह का बिहेवियर और काफी अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। ओके, एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बिहेवियर शो करता है। इट इज नॉट वेरी इजी टू डिफाइन दीज ऑर्गेनिज्म। इस बुक में हम लोग 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, यूग्लेनोइड्स को यूग्लेना भी बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ये 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ने वाले हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं ये। This kingdom forms a link with others dealing with plants, animals and fungi. ये यूकैरियोटिक होते हैं, तो इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजिला हो सकता है, कुछ में सीलिया हो सकता है। रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? ये एसेक्सुअली भी करते हैं रिप्रोड्यूस और सेक्सुअली भी करते हैं। सेल का फ्यूजन भी होता है, 2 सेल फ्यूज भी करते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। इनफैक्ट इस किंगडम में हम लोग आगे में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सो इस किंगडम में बहुत अलग अलग टाइप के वेरिएशंस नजर आते हैं। इज दैट ओके? चलो, प्रोटिस्टा के अंदर ही अभी और कुछ पॉइंट्स लिखो, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर ही और कुछ पॉइंट्स लिखो। किंगडम प्रोटिस्टा जो लिख रहे थे उसके अंदर और कुछ पॉइंट्स लिखो। एक लिखो रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट लिखो रिप्रोडक्शन। किंगडम प्रोटिस्टा में ही लिखो रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, है ना। पर ज्यादा कॉमन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या asexual? Yes, asexual reproduction is more common. Asexual reproduction is more common in Protista. Okay, asexual reproduction is more common. Now, asexual reproduction in Protista are of 2 types. Asexual reproduction Protista में 2 तरह के होते हैं। Asexual reproduction are of 2 types. Write down the 2 types here. अगर asexual reproduction होगा तो 2 तरह का asexual reproduction होगा। पहला तरीका लिखो बाइनरी फिजन, और दूसरा तरीका लिखो स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे प्रोटिस्टेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो जो 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे, अभी जनरलाइज्ड पढ़ रहे हैं। ओके, तो बाइनरी फिजन के का डेफिनेशन हम लोगों को पता है, 2 cells are formed by the division of 1 mother cell. तो 2 daughter cells are formed. 2 daughter cells are formed by the division of one mother cell. That is binary fission. जब एक सेल टूट करके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, है ना, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जब एक सेल टूट करके 2 डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा हो उसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। इज दैट ओके? स्पोर फॉर्मेशन में लिखो some protists form special structures
कॉल्ड स्पोरेंजिया। कुछ प्रोटिस्ट में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजिया। ओके, these sporangia produce spores. these sporangia, इस स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। these sporangia produce spore। ठीक है, स्पोरेंजिया क्या होते हैं? स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। कैसे ऑर्गन्स? ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, the sporangia burst and the spores become free. The sporangia burst after the spores are developed in it. After the spores are developed in it, and the spores are then released. And the spores are then released. These spores germinate to form new cells. These spores germinate to form new cells. अगर एग्जाम्पल लिखना हो बाइनरी फिजन का, तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स एंड क्राइजोफाइट्स। ये तीन है बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल। क्राइजोफाइट्स का स्पेलिंग प्लीज सही कर लो, CH होगा। और अगर लिखने को आए स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल, तो स्पोर फॉर्मेशन में एग्जाम्पल होगा स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, हो जाए तो बता देना। स्लाइम मोल्ड्स का स्पोर फॉर्मेशन समझ में आ रहा है या फिर समझाएं फिर से एक बार? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो लेट्स से ये एक एग्जाम्पल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। लेट्स से ये कोई स्लाइम मोल्ड है, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और जब स्लाइम मोल्ड्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा, तो ये जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया फट जाएगा। ठीक है, इट विल बर्स्ट एंड द स्पोर्स विल बी रिलीज्ड आउट। ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर गिरेंगे। कहाँ पे गिरेंगे? तो ये जमीन पर गिरेंगे, और जमीन पर दे विल जर्मिनेट। ओके, दे विल जर्मिनेट, सॉइल के ऊपर ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? न्यू स्लाइम मोल्ड्स। दैट इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, न्यू स्लाइम मोल्ड्स बनाएंगे ये।
ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? फिर ये जो स्लाइम मोल्ड्स है ये बड़े होकर के फिर से बिगर स्लाइम मोल्ड्स बनेंगे जिनके अंदर स्पोरांजिया प्रेजेंट होगा। स्पोरांजिया में फिर से स्पोर्स बनेगा, फिर से स्पोरांजिया बर्स्ट होगा, स्पोर्स बाहर आएगा, एंड दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, स्लाइड ऊपर नीचे कुछ करना होगा तो बता देना, आई विल डू इट। और यहां तक लिखना हो जाए तो भी बता देना, अगर स्लाइड ऊपर नीचे करना होगा तो भी बता देना। Ma'am, done. डन? चलो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इनमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं। Put the heading as sexual reproduction in Protista. Sexual reproduction in Protista. ठीक है, अगली हेडिंग डालो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो पहली बार प्रोटिस्टा में देखने को मिला था। मोनेरा में सेक्सुअल लाइक रिप्रोडक्शन था, बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां देखने को मिला था? It was first time seen in Protista. It was first time seen in Kingdom Protista. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार किंगडम प्रोटिस्टा में देखने को मिला था। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स who showed sexual reproduction was Protistans, okay, was Protista. Sexual reproduction क्या होता है? In sexual reproduction, comma, in sexual reproduction, two haploid gametes. Abhi I'll explain it to you. Two haploid gametes fuse to form a diploid zygote. Fuse to form a diploid zygote. This is also known as syngamy. This is also known as syngamy. Underline syngamy. ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में पता है? हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है? हम सिंगल सेल को हैप्लॉइड कहते हैं। सिंगल सेल को हम हैप्लॉइड कहते हैं। ओके, अगर वो डबल हो जाते तो डिप्लॉइड हो जाते हैं। सेल, ओके ओके। किसी और के पास कोई आंसर? चलो अब बात सुनो। मैम न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ होता है? मैम गैमेट से रिलेटेड? गैमीट से रिलेटेड तो होता है, पर अच्छे से समझते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। ठीक है, ऐसे समझते हैं क्योंकि अभी आने वाले हर चैप्टर में आपको बार बार हैप्लॉइड डिप्लॉइड आएगा, तो
बार बार कंफ्यूजन होने से अच्छा कि एक बार टाइम लगाकर अच्छे से समझते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कोई डाउट इसमें? हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, ठीक है? हर सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। वेट, चलो आई एम ड्रॉइंग अ सेल। मान लो ये हमारे बॉडी का एक सेल है, ठीक है? मान लो ये हमारे बॉडी का एक सेल है। अब हमारे बॉडी में डीएनए होता है जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है। डीएनए क्या होता है? तो सिंपली ऐसे समझो कि लेट्स से माय हेयर इज ब्लैक इन कलर, ठीक है? कोई एक और मेरी फ्रेंड है, उसके बाल जो है नेचुरली ब्राउन है, ठीक है? नेचुरली ब्राउन है। लेट्स से मेरा स्किन का जो कलर है दैट इज व्हीटिश इन कलर। मेरी जो फ्रेंड है she has a very light skin, she has white skin, ठीक है? मान लो उसका स्किन व्हाइट है। लेट्स से मेरे आंख का जो कलर है, मेरे जो आईबॉल्स हैं दे आर ब्लैक इन कलर। मेरी जो फ्रेंड है उसके आईबॉल्स जो है, उसकी जो आइरिस है दैट इज ग्रीन इन कलर, प्यूपिल इज ग्रीन इन कलर, ठीक है? लेट्स से माय हाइट इज 5'4", ओके? मेरी हाइट जो है वो 5'4" है। मेरी फ्रेंड की जो हाइट है वो 5'7" है, ओके? तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक को कौन डिसाइड कर रहा है इन सब? या फिर मेरे बॉडी में मान लो कि आई डोंट हैव एनी डिजीज, आई डोंट हैव एनी डिजीज। मान लो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी उसी फ्रेंड को एक कोई जेनेटिक डिजीज है, मान लो उसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं पहचान पाती है, ठीक है? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कौन डिसाइड कर रहा है कि मेरे बाल कर्ली होंगे, मेरा बाल ब्लैक होगा, मेरा स्किन टोन व्हीट कलर का होगा, मेरी हाइट 5'4" होगी? ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक मेरे बॉडी के डीएनए डिसाइड करते हैं, ठीक है? मेरे बॉडी में डीएनए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। अब मेरे बॉडी में डीएनए कहाँ से आता है? डीएनए कहाँ से आता है? मेरे बॉडी में डीएनए कहाँ से आया है? मैम पेरेंट्स से। पेरेंट्स से आता है, राइट? मेरे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, आपके बॉडी में जो भी डीएनए प्रेजेंट है दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। पर आपके दोनों पेरेंट्स से आता है, फ्रॉम योर फादर एंड योर मदर, ठीक है? फादर और मदर दोनों से डीएनए आता है। ये दोनों डीएनए का मिक्सिंग हो जाता है, इसीलिए हमारा डीएनए जो है वो फादर और मदर के डीएनए से थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? तो मेरा जो डीएनए है दैट इज एक बच्चे का जो डीएनए है दैट इज कमिंग फ्रॉम बोथ द मदर एंड द फादर। अब उस डीएनए को कहीं एक जगह पे स्टोर करके रखा जाता है। इस डीएनए को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? तो इस डीएनए को हम स्टोर करके रखते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे नजर आते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स, ओके? एक्स शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? एक्स शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स किस चीज का बना हुआ है? तो क्रोमोसोम्स जो है ये डीएनए का बना हुआ है। क्रोमोसोम्स जो है ये डीएनए का बना हुआ है, ठीक है? क्रोमोसोम्स किस चीज का बना हुआ है? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, so let me mark it as DNA। अब ये क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? क्रोमोसोम ऐसे तो कहीं भी ब्लड में नहीं घूम रहा है, कहीं भी ऐसे फैला हुआ नहीं है। ये क्रोमोसोम जो है हमारे बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट है, हर सेल में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है? ये हमारे बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट है। और सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो लिख लो, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ, क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। क्रोमोसोम हमारे बॉडी के सेल्स के
न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, चाहे वो मेरे स्किन का सेल हो, मेरे ब्रेन का सेल हो, कहीं का भी सेल हो, क्रोमोसोम्स हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए हर एक सेल में प्रेजेंट है। डीएनए हर सेल में अलग अलग काम करता है। जैसे मेरे स्किन के कलर में वो स्किन के कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है, मेरे हार्ट के सेल में वो हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, ठीक है। पर क्रोमोसोम हर एक सेल में प्रेजेंट है, हर जगह क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ओके। अब एक जो नेक्स्ट बात समझना है वो ये है कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो ये अभी देख लो और ये याद रख लो। 46 क्रोमोसोम्स जिसको कि हम 23 पेयर्स भी बोलते हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। 46 क्रोमोसोम्स ब्रैकेट में लिखो 23 पेयर्स। एक पेयर मतलब कितना हुआ, अगर हम बोलें कि आई हैव 1 पेयर ऑफ शूज, तो उस एक पेयर में कितने शूज होंगे, 2। एक पेयर मतलब 2 होता है, ठीक है। तो जब हम बोले 23 पेयर्स, तो 23 into 2 will be 46. तो 23 pair of chromosomes are present, 46 chromosomes are present in all healthy humans, in all healthy humans. ऐसा नहीं कि मेरे बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स है और मेरी फ्रेंड के बॉडी में मेरे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है, मेरी फ्रेंड के बॉडी में 42 है, मेरे स्टूडेंट के बॉडी में 47 है, ऐसा नहीं होता। जितने लोग हैं ना, हम लोग जितने लोग हैं, हम सबके बॉडी में 46 पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है। हम सबके बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है इन ऑल हेल्दी ह्यूमन। अब हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स होता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, जो कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ह्यूमन बींग्स ही लिख लो। तो कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर घट जाता है या बढ़ जाता है, वरना सारे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, ये याद रखना होगा अभी से लेकर के, ये जीवन भर याद रखना होगा, ये कभी साथ नहीं छूटता है। और हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये सब आ ही जाएगा, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस नाउ, ओके। तो 46 क्रोमोसोम्स होता है हमारे बॉडी में, चाहे 46 क्रोमोसोम्स बोलो या 23 पेयर्स बोलो, यू नीड टू रिमेंबर दैट, ओके। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। And ma'am, what is the meaning of haploid? हाँ वही समझा रहे हैं आलोक, उसी के लिए अभी इतना बिल्डअप किए हैं, अभी वही समझाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम हैप्लॉइड बता दें कि हैप्लॉइड क्या होता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर अभी ये सब समझते हुए जाओगे तो हैप्लॉइड समझ जाओगे, ठीक है। ये सारा जो अभी तामझाम कर रहे हैं ये उसी को समझाने के लिए कर रहे हैं, हैप्लॉइड के लिए, ओके। तो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो अब मान लो ये मेरे बॉडी का एक सेल है। अब देखो हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होंगे। जैसे मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, क्रो के अंदर कुछ और होगा, डॉग के अंदर कुछ और होगा, बफेलो के अंदर कुछ और होगा। सबके सेल्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, पर जितने ह्यूमन बींग्स होंगे उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट लेट मी डू इट हियर। तेईस हुआ ना, ये प्लीज ड्रॉ मत करना, ठीक है, ये ड्रॉ मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23. 23 क्रोमोसोम्स हुए. क्रोमोसोम इस शेप का बनाए थे हम, इसलिए यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया है. समझ में आ रहा है? समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. यस मैम. हर क्रोमोसोम का पेयर नजर आ रहा है? हर क्रोमोसोम पेयर में नजर आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. हर क्रोमोसोम पेयर में नजर आ रहा है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल में कितने नजर आ रहे हैं आपको? 46. 46 नजर आ रहा है. 46. ठीक है, 46 क्रोमोसोम नजर आ रहा है. मेरे बॉडी में सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, अब ये इस 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स ऑलवेज कम फ्रॉम मदर. 23 क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा मदर से आता है, और 23 क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा फादर से आता है. मेरे पास जो 46 क्रोमोसोम्स है ना, उसमें से 23 फादर से आए थे और 23 मदर से आए थे. ठीक है, एक सिंगल सेल में आया था, मेरे सेल्स डिवाइड होते होते इतने सारे हो गए, और मेरे हर सेल में क्रोमोसोम आज की डेट में प्रेजेंट है. पर जो पहला सेल जो था जिसमें 23 क्रोमोसोम्स आए थे, हाफ वाज फ्रॉम मदर, हाफ वाज फ्रॉम फादर. ठीक है, तो फादर से 23 क्रोमोसोम्स एंड मदर से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं. यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, मदर से कौन से क्रोमोसोम्स आए? मदर से ये क्रोमोसोम्स आए, जिसको हम येलो से शेड कर रहे हैं. ये कितने होंगे नंबर में? 23. ठीक है, फादर से कितने क्रोमोसोम्स आए? 23. 23. तो उसको हम अलग कलर से शेड करें. यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट राइट नाउ, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में चाहे. ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स, 23 मदर से आए, 23 फादर से आए. ओके, अब ये जो 23 क्रोमोसोम्स है ना जो मदर से आए, दैट इज नोन एज हैप्लॉइड. और जो 23 क्रोमोसोम्स फादर से आए, दैट इज आल्सो नोन एज हैप्लॉइड. ठीक है, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोलते हैं. ठीक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, चाहे वो फादर से आया हो या फिर मदर से आया हो, उसको हैप्लॉइड बोलते हैं. ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हैप्लॉइड, आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम द मदर और द फादर. वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हैप्लॉइड. और अगर ये सारे सेल्स को हम कंसिडर कर ले, 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर, तो इसको क्या बोलेंगे मिला करके टोटल? Diploid. हैप्लॉइड नहीं ना, सिर्फ मदर से Ma'am, हैप्लॉइड. diploid, ma'am. डिप्लॉइड, डिप्लॉइड. ठीक है, तो 23 जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम मदर. ठीक है, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड. उसको हम लिख सकते हैं एन. हैप्लॉइड को हमेशा एन लिखेंगे. ठीक है, हैप्लॉइड को हमेशा एन लिखेंगे. और डिप्लॉइड हैप्लॉइड का डबल है क्या? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. डिप्लॉइड को 2n लिख सकते हैं. Yes, ma'am. ठीक है, बताओ. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो हैप्लॉइड गेमीट, एक गेमीट मदर का होता है और एक गेमीट फादर का होता है. मदर के गेमीट को मोस्टली हम एग बोलते हैं, एग बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं. ठीक है, एग और ओवम बोलते हैं. फादर के गेमीट को मोस्टली इट इज नोन एज स्पर्म. ठीक है, स्पर्म बोला जाता है. अब ये जो गेमीट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है.
ठीक है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ये जो दोनों गेमीट्स हैं, ये दोनों गेमीट्स जब फ्यूज करते हैं, तो दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज जाइगोट। ठीक है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम जाइगोट बोलते हैं। अब n+n मिलके 2n हो गया, तो जाइगोट इज 2n। ठीक है, जाइगोट इज 2n, एग इज n, sperm is n, together they form 2n। ठीक है, और ये जो जाइगोट है इसमें अब डिवीजन होगा, डिवाइड होते होते पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देता है ये, चाइल्ड और ऑर्गेनिज्म जो भी बोल लो। ठीक है, समझ में आया? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट ओके? कंसेप्ट समझ में आ रहा है ये? यस मैम। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है। आलोक समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. चलो ओके, गुड। मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ो, लिखो सिनगैमी। सिनगैमी इज आल्सो नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखवाए थे ये। सिनगैमी इज ऑफ 3 टाइप्स। सिनगैमी इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह से सिनगैमी होता है। सिनगैमी इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, पहले में लिखो आइसोगैमी, सेकेंड लिखो एनाइसोगैमी, और थर्ड लिखो ऊगैमी। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइप, आइसोगैमी क्या होता है? आइसोगैमी के बारे में अगर हम बात करें तो आइसोगैमी में लिखो it is the easiest way of sexual reproduction, easiest way of sexual reproduction, easiest way of sexual reproduction। हम रिप्रो लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिख लेना, रिप्रोडक्शन, easiest way of sexual reproduction। in isogamy, आगे लिखो, in isogamy the fusing gametes are fusing gametes समझ रहे हो आप? मदर एंड फादर के gametes। the fusing gametes are morphologically ब्रैकेट में लिखो शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, shape, size and structure are morphologically similar to each other, are morphologically similar to each other। मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे ही समझ लो, एक सिंबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंबल पता है किस चीज के लिए होता है? मैम मेल। मैम मेल और के लिए। ये सिंबल किसके लिए होता है? फीमेल। ठीक है, तो ये लिख लो साइड में, मेल एंड फीमेल, क्योंकि हम बार बार मेल एंड फीमेल लिखने की जगह पे ये सिंबल ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। चलो, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट। जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट देखने में एक दूसरे के सिमिलर हो,
साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, तो ऐसे गेमीट्स को हम बोलते हैं आइसोगेमीट। ठीक है, ये मान लो हो गया आपका मेल गेमीट। और चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फीमेल गेमीट। तो जब मेल और फीमेल गेमीट दे आर सेम इन साइज एंड शेप, ओके, तो वी कॉल इट एज आइसोगैमी। ठीक है, जब ऐसे दो गेमीट्स का फ्यूजन होता है जो कि साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो उनको हम बोलते हैं आइसोगेमीट्स, और उस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट टाइप लिखो एनाइसोगैमी। Anisogamy, second type, anisogamy. When the fusing gametes are morphologically different और morphologically dissimilar, जब दो गेमीट्स जो फ्यूज कर रहे हैं वो आपस में एक जैसे ना नजर आए, morphologically dissimilar, तो उनको बोलते हैं एनाइसोगैमी। लेट्स से आई एम ड्राइंग टू गेमीट्स अगेन, एक मेल गेमीट ड्रॉ करते हैं। अब ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर किसी भी तरीके से हो सकता है, साइज भी अलग हो सकता है, शेप भी अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम दो अलग अलग गेमीट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि एक जैसे नहीं नजर आते। लेट्स से दिस इज द मेल गेमीट। ठीक है, लेट्स से दिस इज द मेल गेमीट एंड लेट्स से दिस इज द फीमेल गेमीट। क्या ये दोनों एक जैसे हैं देखने में? No, ma'am. No, ma'am. नहीं, तो ये एनाइसोगैमस का टेस्ट हो गया। ठीक है, एनाइसोगैमी हो गया ये। थर्ड टाइप इज oogammy. oogammy में लिखो, it is a more developed form of anisogamy. It is a more developed form of anisogamy, मतलब anisogamy ही है, बस ज्यादा डेवलप्ड है। It is a more developed form of anisogamy. इसमें क्या होता है? मेल गेमीट इज स्मॉल, मेल गेमीट is small, male gamete is small and motile, male gamete is small and motile, female gamete is large and non-motile, female gamete is large and non-motile. ठीक है, आगे लिखो, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स टेक प्लेस इन सेक्स ऑर्गन्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स take place in sex organs. इसमें मेनली जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? इसमें मेनली जो आपको ध्यान रखना है एनाइसोगैमी में,
कि मेल और एनाइसोगैमी है एक तरह का, ऊगैमी जो है वो एक तरह का डेवलप्ड एनाइसोगैमी है. तो ऑफ कोर्स द मेल एंड फीमेल गैमीट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मेल और फीमेल गैमीट जो है वो एक जैसे नजर नहीं आएंगे. पर मेल और फीमेल गैमीट में डिफरेंस क्या होता है? तो मेल गैमीट इज स्मॉल इन साइज. मेल गैमीट इज स्मॉल इन साइज. ठीक है, ऐसा छोटा सा होता है मेल गैमीट. ओके, एंड द फीमेल गैमीट इज लार्ज इन साइज. फीमेल गैमीट इज लार्ज इन साइज, जिसको हम जनरली ओवम बोलते हैं. ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है. मेल गैमीट में भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. तो दिस इज नोन एज ओवम. फीमेल गैमीट जो है वो मूव नहीं कर सकती है. फीमेल गैमीट जो है दैट कैन नॉट मूव, वेयर एज द मेल गैमीट कैन मूव. मेल गैमीट कैन मूव. कैसे मूव कर रहा है? तो मेल गैमीट में देखो पतला सा फ्लैजेला नजर आ रहा है क्या? यस मैम. तो फ्लैजेला की हेल्प से मेल गैमीट मूव कर सकता है, जबकि फीमेल गैमीट में कोई भी फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है, तो द फीमेल गैमीट कैन नॉट मूव. श्रेया का मैसेज है, कैन यू प्लीज अप द स्लाइड. श्रेया, श्रेया, श्रेया कौन से स्लाइड पर जाना है? अगर वॉइस नहीं आ पा रहा है तो जस्ट टाइप इट. बस टाइप कर दो कौन से स्लाइड पे जाना है. क्या छूट गया बताओ. जस्ट टाइप इट इन द मैसेज सेक्शन श्रेया. बाकी लोग राइट इट डाउन. यहां तक समझ में आया? बस इतना ही पढ़ना है अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. Can you please up the slide? Anisogamy. Okay. Yeah, sure. हाँ. I guess that's done. Done, श्रेया. चलो बाकी लोग ये लिख लिए. एनाइसोगैमी, oogammy कंप्लीट हो गया. दिस इज ऑल यू नीड टू नो राइट नाउ. ठीक है, बस इतना ही समझना है. और ये इसीलिए अभी बता दिए क्योंकि आने वाले जो अगले भी 2 चैप्टर्स हैं उसमें बार बार ये टर्म आएगा, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogammy बार बार आएगा. तो और हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, अब इससे नाता रिश्ता नहीं टूटने वाला. So you need to remember that. Okay, तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही इस कंसेप्ट को हम लोग डील कर लिए. चलो, so let us move ahead then. ठीक है, so let us start with the first organism. ये हो गया सभी का. Should I change the page? I already did. Ma'am, Should I I have change to take a screenshot, ma'am. स्क्रीनशॉट लेना है? कहाँ आ लो. मैम इस पेज का पूरा मैम. इस पूरे पेज का oogammy का. चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो. डन मैम. रुको, let me just zoom out. Done? Yes ma'am. Done? Yes ma'am. Done? Yes ma'am. ये भी लेना है? No ma'am, हो गया मैम. हो क्या? चलो. ओके, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है पहला ऑर्गेनिज्म? आई डू नॉट हैव एन एनसीईआरटी विद मी राइट नाउ. है नहीं है मेरे पास. रुको, लैपटॉप पे. व्हाट्स द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो एनसीईआरटी पे दिया हुआ है? क्राइजोफाइट है ना? Yes ma'am. चलो. क्राइजोफाइटा. So we'll be starting with chrysophyte. Heading डालो chrysophyte. क्राइजोफाइट्स के स्पेलिंग पे ध्यान देना. मेरी भी पहले स्पेलिंग गलत थी, तो थोड़ा ध्यान देना स्पेलिंग पे. ठीक है.
वेट अ सेकंड, अपलोड हो रहा है शायद। ओके, वील रीड अबाउट क्राइजोफाइट फर्स्ट, उसके बाद इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे। Okay, chrysophytes, this group includes diatoms and golden algae desmids. इस ग्रुप में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को मिलते हैं, एक को बोला जाता है डायाटम्स, ठीक है, डायाटम्स, और दूसरे को बोलते हैं गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स, ठीक है, गोल्डन एल्गी या फिर डेस्मिड्स बोलते हैं। क्राइजोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो दे आर ऑल एक्वेटिक, या तो ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे या फिर मराइन वाटर में मिलेंगे, मतलब या तो खारे पानी में मिलेंगे मराइन वाटर में, या फिर ये नॉर्मल बहते पानी में मिलेंगे, दैट इज योर फ्रेश वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब ऐसे नेकेड आईज से आप नहीं देख सकते, ऐसे कोई क्राइजोफाइट पानी में तैरता हुआ नजर नहीं आएगा। दे आर माइक्रोस्कोपिक, मीनिंग टू से कि इनको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, ये जो है पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं। मतलब पैसिवली फ्लोट करने का मतलब क्या होता है कि पानी जिस तरफ इन्हें ले जाए ये उसी धारा में बहते जाते हैं, ये खुद से नहीं तैरते, ठीक है, क्राइजोफाइट्स कभी खुद से नहीं तैरते हैं। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खुद का खाना बना सकते हैं। इनका सेल वॉल कैसा होता है? तो इनका सेल वॉल ओवरलैपिंग शेल्स का बना होता है, ठीक है, ऐसे सोप बॉक्स की तरह सेल वॉल होता है इनका, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग सेल वॉल होता है, ठीक है। तो इनका सेल वॉल ऐसे होता है, और इनके सेल वॉल किसके बने होते हैं? इनके सेल वॉल पे सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका क्या होता है? तो बालू देखे हो ना, बालू रेत जो होता है, तो बालू इज मेड अप ऑफ सिलिका। तो बालू बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे तो बालू को तोड़ नहीं सकते, अगर दांत के नीचे बालू आ जाए कभी तो ऐसा लगता है, ऐसे कोई कंकड़ भी आ जाए तो ऐसा लगता है कि दांत टूट जाएगा, है ना, पर बालू को कुछ नहीं होता। तो जनरली उनको हार्ड मशीन्स में क्रश करना पड़ता है। तो सिलिका इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस जिसको इजिली क्रश नहीं किया जा सकता है। तो इनके सेल वॉल जो होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं। Therefore the cell wall is indestructible, मतलब इनके सेल वॉल को आप इजिली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, इनके सेल वॉल को आप इजिली तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। पर जब डायाटम्स का या डेस्मिड्स का, क्राइजोफाइट्स का जब डेथ होता है तो ये जो सिलिका है ये डिपॉजिट हो जाता है, ये ग्राउंड पे डिपॉजिट हो जाता है, ये जो सिलिका है ये डिपॉजिट हो जाता है, और ये साल दर साल डिपॉजिट होता रहता है, and they form a structure which is known as diatomaceous earth. डायटोमिशियस अर्थ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डायटम से बन रहा है, इसलिए डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। बालू का बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, रॉकी स्ट्रक्चर होता है, और सिंस बालू को देखे हो ना वो ग्रिटी होता है, ग्रिटी मतलब वो खुरदरा होता है, तो ये जो होते हैं ये डायटोमिशियस अर्थ ये भी खुरदरे होते हैं, इसलिए इनको कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? पॉलिशिंग में यूज करते हैं, लिक्विड के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, ऑयल के फिल्ट्रेशन में और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। अब हमारे वर्ल्ड में जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ओशियन में होता है, और ओशियन में भी किसमें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं बट हाँ चीफ प्रोड्यूसर है, तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो डायटम्स से होता है। तो यू नीड टू रिमेम्बर, क्या क्या याद रखना है, इस ग्रुप में डायटम्स और गोल्डन एल्गी है, ये फ्रेश वाटर भी है, मराइन भी है, माइक्रोस्कोपिक तो सारे हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ओवरलैपिंग शेल मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिका का है तो डायटोमिशियस अर्थ बना रहा है विच इज यूजफुल फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, और दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। Is that okay? Ma'am, what is the meaning of diatoms?
डायटम्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्राइजोफाइट्स के अंदर ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर नोन एज डायटम्स। दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कैसे समझे इसको, फिर सेकेंड को एग्जांपल ढूंढने दो हमको। ओके, लेट्स से ह्यूमन बींग्स में ही दो ग्रुप्स हैं, एक है मेल और नहीं, मेल और फीमेल को छोड़ो। डॉग्स में अलग अलग टाइप के डॉग्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डॉग्स नजर आते हैं, अलग Yes, अलग ma'am. टाइप के स्पीशीज नजर आते हैं, है ना। तो ये डायटम्स और डेस्मिड्स आर जस्ट डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। मैम, हाँ बोलो अदिति। मैम syrup in the sense, सॉरी, फिर से बोलना। मैम हाँ हाँ मैम यहाँ पर लिखा है ना filtration of oil and syrup, हाँ हाँ। तो मैम syrup in the sense सिरप, सिरप मतलब किसी भी टाइप का लिक्विड या जूसेस को, अलग अलग तरह के लिक्विड या जूसेस को फिल्ट्रेशन करने में ये काम आता है सिरप। सिरप इज जस्ट अ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड्स को, सिरप्स को फिल्टरेट करने में, फिल्ट्रेशन करने में डायटम्स का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि And ma'am, what is the meaning of plankton? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Plankton. अच्छा, प्लैंकटन, प्लैंकटन क्या, हाँ प्लैंकटन नहीं बताया, राइट। प्लैंकटन्स मतलब, प्लैंकटन्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि तैरना नहीं पड़ता, वो पानी में बहते रहते हैं, ठीक है। प्लैंकटन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद ब खुद पानी में बहते रहते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जाएगा ये उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। प्लैंकटन्स को Okay, ma'am. तैरना नहीं पड़ता है, प्लैंकटन्स अपने आप पानी के धारा के साथ बहते रहते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम प्लैंकटन्स बोलते हैं। इज दैट ओके? ठीक है, और कुछ डाउट है एक बार पढ़ के देख लो, ये टॉपिक एक बार पढ़ के देखो, अगर और कोई डाउट हो तो ये पूरा पैराग्राफ एक बार रीड करो, कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो बताओ। ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये मराइन वाटर में भी मिलते हैं। रीड कर लो तो बता देना। मैम, हाँ बोलो अदिति। मैम एक लाइन को एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ बोलो। मैम यहाँ लिखा हुआ है इन डायटम द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल which feed together as in a so box. ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल होता है इनके पास, यूकैरियोट्स हैं और प्लांट लाइक बिहेवियर शो करते हैं तो सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल जो है ये सिलिका का बना होता है, ठीक है। सेल वॉल जो है ये सिलिका का बना होता है, और नॉर्मली सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल ये होता है, जैसे ये सेल है तो सेल के बाहर में, बाहर का जो लेयर है दैट इज सेल वॉल, है ना। पर यहाँ पे सेल वॉल कैसा होता है, सोप बॉक्स देखे हो, सोप बॉक्स, साबुन का डब्बा जो होता है घर में, एक में साबुन रखते हैं और ऊपर से ढक देते हैं उसको, है ना। तो ये वैसे शेप का होता है, मतलब दे फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स, ऐसे एक नीचे का डब्बा हुआ और ऊपर की तरफ एक शेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। कुछ ऐसा शेप होता है इनके सेल वॉल का, मतलब शेल वॉल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो सोप बॉक्स की तरह फॉर्म करता है शेप। ओके Yes, ma'am. ओके।
ये हो जाए तो बता देना. I'll show you some diagrams here. हो गया? Yes, ma'am. Okay. Look at this. ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा हुआ डायग्राम है. ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इट इज दिस प्रॉपरली विजिबल, इतना आसानी से नहीं दिखता है. ये जो भी आपको डायग्राम्स, ये रॉक वाला नहीं, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना इस तरफ में, ये जो डायग्राम इधर अलग अलग शेप्स जिसमें नजर आ रहा है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर लिया हुआ पिक्चर है. ठीक है, तो कुछ ऐसे नजर आते हैं डायटम्स और डेसिमल्स, माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे नजर आते हैं. ठीक है, कहीं कहीं पे फ्लैजिला भी नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो फ्लैजिला नजर आ रहा है, फ्लैजिला नजर आ रहा है, देख रहे हो फ्लैजिला नजर आता है इस तरह से. तो ऐसे कुछ नजर आते हैं डायटम्स और डेसिमल्स. और डायटम्स जब बहुत सालों तक जमा हो जाता है तो वो कुछ इस तरह से डायटमीशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है. देख रहे हो डायटमीशियस अर्थ, रॉकी सब्सटेंस नजर आ रहा है, बालू की तरह लग रहा है कि कुछ बालू का बना हुआ है. तो ये इतना Yes, ma'am. हार्ड होता है कि ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, इन सब सारी चीजों में ये हेल्प करता है. ठीक है, तो दिस इज योर डायटमीशियस अर्थ. ओके, तो ऐसा नजर आता है आपका डायटम्स एंड डेसिमल्स. दिस इज योर क्राइजोफाइटा. ओके, आर वी डन? समझ में आया ये? Yes, ma'am. चलो, इस पे कुछ नोट्स लिखेंगे. क्राइजोफाइट्स के अंदर पॉइंट वाइज लिखते जाओ. पहला लिखो, इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेसिमल्स. इंक्लूड्स, कॉपी में लिखना प्लीज, इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेसिमल्स. सेकेंड पॉइंट में लिखो, फ्रेश वाटर एंड मराइन. दे आर बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन. हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखवा रहे हैं. दे आर बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन. They are both fresh water and marine. They are found in different shapes. माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम देखे थे, डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं. ये कैसे कैसे शेप्स में मिलते हैं? तो अलग अलग शेप्स है इनका, जैसे कि सर्कुलर शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, इलोंगेटेड शेप ठीक है, तो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप. Cell wall is made of cellulose embedded with silica. सेल्यूलोज का ही सेल वॉल होता है, पर उसमें सिलिका मिला हुआ होता है. कहीं कहीं पे सिलिका भी उसमें होता है. एम्बेडेड विथ सिलिका. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्बेडेड विथ सिलिका. अंडरलाइन कर लेना है इसको, एम्बेडेड विथ सिलिका को.
आगे लिखो द सिलिकेटेड सेल वॉल, मतलब सिलिका का बना हुआ सेल वॉल जो है, सेल वॉल सेल्यूलोज और सिलिका का बना हुआ होता है। द सिलिकेटेड सेल वॉल, द सिलिकेटेड सेल वॉल is called shell or is called shell or frustule. Frustule. The silicated cell wall is called shell or frustule, and it is made of two halves, and it is made of two halves which are arranged like the lids of a soap box. Of a soap box, which are arranged like the lids of a soap box. Next point में लिखो, due to the presence of silica, the cell wall is hard and indestructible, मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, is hard and indestructible, and after the death of the organism, very huge rocks of dead diatoms are formed, which are known as diatomaceous earth. इसका और भी कुछ नाम है, वो भी लिख लो, और diatomite, और एक और नाम है इसका, दैट इज केसलगढ़। ठीक है, डायटोमेशियस अर्थ का ही अलग अलग नाम है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, diatoms have pigments such as पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। दे हैव पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल प्लांट में भी प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। xanthophyll, these colors या these pigments
These pigments together make up the golden color. These pigments together form the golden color. These pigments together form the golden color. Last point है function. Last point में लिखो function. तो क्राइजोफाइट्स का फंक्शन क्या होता है वो लिखो. फंक्शंस में लिखो साउंड प्रूफिंग. ये बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए. किसी भी चीज को साउंड प्रूफ बनाने के लिए इनको लगाया जाता है, साउंड प्रूफिंग. सेकेंड फंक्शन में लिखो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप. फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप. डायटोमीशियस अर्थ का फंक्शन है मेनली, ये डायटोमीशियस अर्थ का फंक्शन है. थर्ड में लिखो स्टोन पॉलिशिंग. फोर्थ में लिखो हीट इंसुलेटर. हीट इंसुलेटर मतलब ये हीट को आर पार नहीं होने देते, तो इनको हीट इंसुलेटर की तरह भी यूज किया जाता है. That is it. That is all you need to know here. एनसीईआरटी के अलावा जो थोड़ा बहुत जानना है वो यही है बस. अच्छा, अब किसका कौन सा पार्ट छूटा है? स्लाइड ऊपर करना है, नीचे करना है, क्या करना है? स्लाइड बताओ. याद तक हो गया? यस मैम. ओके, लिखना हो गया सभी का? कोई स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? No, ma'am. Okay, good. So this is all we have to know about chrysophytes. ठीक है? Wait a second, there's a message. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यहां तक क्लियर है? श्रेया, I can't see your message. Okay, so we'll keep it till here for today. This was all you need to know about chrysophytes. Chrysophytes के diagram भी देख लिए. Next class will be on Monday. Thursday will be an off day for you क्योंकि I won't be available. हम नहीं रहेंगे टाउन में, तो just Thursday आपका ऑफ रहेगा. And next class will be on next Monday. ठीक है? Thursday को आपका ऑफ है. Is that okay? Yes, मतलब ma'am. बायो का क्लास नहीं है, मेरे साथ क्लास नहीं है थर्सडे को. And today you have the Saksham and NEET पक्का क्लास at 7 PM. ठीक है? 7 बजे से है. We'll be talking about cell. हम लोग सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वहां पे. तो if anyone wants to join, you can. ठीक है? And in fact I'd request कि थोड़ा एक क्विक रिविजन हो जाएगा अगर ज्वाइन करोगे तो अगर ज्वाइन करोगे तो अच्छा ही है. ग्रुप पर आई हैव सेंड द लिंक. तो कुछ नहीं करना होता, वहां बस सुनना होता है. सुन करके पीडीएफ नोट्स भी आई विल प्रोवाइड इट टू यू लेटर ऑन. तो इफ यू कैन जस्ट ट्राई ज्वाइनिंग द क्लास एट 7 PM. सेल वाले चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. So that is all for today. In fact, we'll be discussing some things about prokaryotes and eukaryotes as well.
So if you're interested, you can join the class at 7 p.m. NEET Saksham and NEET Pakka. Okay. So we'll keep it till here for today. अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं. Next class is on next Monday. ठीक है, मंडे को अगला क्लास. ठीक है. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलो. Okay. Thank you then. Bye bye. Bye bye.